इस वीडियो में हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। जैसे क्या होता है कि पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद हमको क्या पता चलता है कि भाई हम क्या क्या पढ़े हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि दोबारा जब हम इस चैप्टर में आए तो रिवीजन करने को आसान हो, या फिर एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या हो कि भाई हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में पता रहे तो अच्छा होता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक प्लान मैनर में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये कुछ क्वेश्चन मिलेगा और किसी भी टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन इनमें से ही क्वेश्चन आएगा क्लास 10 बोर्ड में। ये सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के लिए इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से। तो सबसे पहले तो हमारा आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, हमारा ये बोलता है कि भाई दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कूलम्स लॉ में, करेंगे नहीं, बात तो कर चुके हैं पहले इससे प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं ओवरव्यू देने का कोशिश करूँगा। क्या है, कूलम्स लॉ बेसिकली बात करता है कि दो चार्ज पार्टिकल में कितना फोर्स लगेगा वो डिफाइन होता है और उस फोर्स को हम देते हैं, फोर्स फॉर्मूला है उसका, फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और वहाँ कांस्टेंट होता है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं हम करंट पे। तो करंट के लिए आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे एक गलती से आ गया है, चार्ज अपॉन टाइम टेकन। इट मीन्स दैट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करता है। इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ करंट के ऊपर, बट ये हो सकता है कि आपको पावर में कहीं पर यूज हो जाए इस फॉर्मूला का, और 100% यूज होगा क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें यूज हुआ है। अब एक और चीज है, यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड दैट इज 1 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ही कुछ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए पोटेंशियल बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक बड़ा सा चार्ज पार्टिकल है, अगर बड़ा सा चार्ज पार्टिकल अपने चारों अराउंड क्या करता है, एक फील्ड बनाता है। अब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा करके इसमें लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो हमारा वर्क डन होगा इस फील्ड में लाने के लिए उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसे हम कहते हैं भाई जो हमारा वर्क डन होगा। तो हम क्योंकि ऐसा हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ हमने काम किया होगा, तो उसी काम को हम क्या बोलने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, अब मान लीजिए वो चार्ज पार्टिकल हमारा इस फील्ड में पहले से आ चुका है। अब जब इस फील्ड में वो पहले से आ चुका है तो अब इस फील्ड से हम चाहते हैं इसे दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दें, तो उस केस में भी हमें क्या करना होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, अब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और हमारा वर्क डन अगेन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ एनर्जी, यहाँ पे डिफरेंस, पहला एनर्जी क्यों था अभी डिफरेंस क्यों था, क्योंकि भाई यहाँ पे मान लीजिए हम पहला स्टार्टिंग में काम किए होंगे 500 जूल का, और आगे लाने में और यहाँ से यहाँ लाने में 1000 जूल का काम करना पड़ सकता है हमें। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज 500 जूल। तो यही हमारा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल डिफरेंस। और आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10 का जो यहाँ पे है टॉपिक वो है ओम्स लॉ। और यहाँ से एक थोड़ा सा लंबा चलता हुआ टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा भाई, आपका करंट बढ़ते जाएगा। और वहाँ पे कांस्टेंट के रूप में हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने से रेजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस इज ये एक प्रॉपर्टी है वायर का, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और इसका काउज मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि भाई ये काउज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स खुद में ही कोलाइड करके क्या करते हैं भाई, कि आपका एक दूसरे को जाम करते हैं रास्ता, उसके कारण से वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का प्रोडक्शन होता है। अब रेजिस्टेंस का जो हम आपका फैक्टर देख रहे होंगे, जब हम रेजिस्टेंस का फैक्टर देख रहे थे तो हमें पता चलता था कि R का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा आता था, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जिसमें से यहाँ पे हमने सीखा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता था, दैट इज रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी स्टार्ट होता है। तो रेजिस्टिविटी भी आपको इस तरह समझना है कि रेजिस्टेंस हमारा फिजिकल अपीयरेंस है जो कि
आप चाहें तो कहीं पर पार्लर जा करके, किसी भी जगह पे जा करके आप अपना हुलिया बदल सकते हैं, बट रेजिस्टिविटी जो आपका इंटरनल फीचर है, इंटरनल फीचर आपका जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने, यानी लेंथ ऑफ द वायर को चेंज कीजिए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को चेंज कीजिए तो चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी उससे उस फैक्टर से डिपेंडेंट नहीं है। रेजिस्टिविटी चेंज होता है किस एक फैक्टर पर डिपेंडेंट है, और कुछ फैक्टर है जो कि आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है। अब क्या है कि अब रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। VI ग्राफ, VI ग्राफ आपको क्या बताता है कि अगर आप y एक्सिस में वोल्टेज लेते हैं और आपका करंट को x एक्सिस में लेते हैं, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें क्या मिलता है, वो रेजिस्टेंस मिलता है। इस पे आपको क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछ सकता है कि भाई एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बता सकते हैं आप। तो कैसे बताएंगे, मान लीजिए ये हमारा VI ग्राफ है, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे पूछा आपसे रेजिस्टेंस बताइए, तो सबसे पहला चीज, रेजिस्टेंस किसी भी वायर का कांस्टेंट होता है, तो यहाँ जितना आप रेजिस्टेंस निकालिएगा, यहाँ रेजिस्टेंस निकालिएगा, वहाँ रेजिस्टेंस निकालिएगा, वो सारा कांस्टेंट होगा। अगर 2 ओम आ रहा है हर एक जगह तो 2 ओम ही आएगा। और आपको वो वेरीफाई करने को दे सकता है कि हर एक पॉइंट ABC पे वेरीफाई करके बताओ भाई कि ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं। हाँ, तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, आप समझ चुके हैं इस चीज को, तो हाँ आप वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और चीज, रेजिस्टेंस किसी वायर का प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ये भी बात को ध्यान देना है, अगर टेम्परेचर बदलता है तो उसी सेम टाइम में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस भी काम नहीं करने लगेगा। तो आप के लिए एक छोटा सा हिंट है कि आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस जो है एक फैक्टर है टेम्परेचर का, ठीक है, तभी ओम्स लॉ काम करता है। ठीक है, इस पे आप थोड़ा सा वीडियोस देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है न्यूमेरिकल ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इस पे न्यूमेरिकल आता ही है। अब क्या होता है, कुछ साल से क्या हो रहा है कि भाई इस पे आएगा नहीं तो आपका एरिया वाला पे क्वेश्चन दे सकता है। तो इस चैप्टर से 2 न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में चलता है वॉर टाइप का। ये आपका या तो इससे दे देगा या तो आपको पावर से दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब पिछला साल का आपको एक बार क्या देखना है, पेपर देखना है। अगर ये आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इससे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को। तो न्यूमेरिकल और सीरीज एंड पैरेलल, कैसे सीरीज एंड पैरेलल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। अगर आप चाहो तो पहले टफ क्वेश्चन बना लो, तो ईजियर वन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और बोर्ड में जनरली ईजी क्वेश्चन देता है, बट हाँ थोड़ा डीप नॉलेज अच्छा होता है। अब आते हैं एडवांटेज ऑन सीरीज और एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है सीरीज से। सबसे पहला एडवांटेज क्या था कि पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो घटते जाता है, सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। और हमारे लिए रेजिस्टेंस थोड़ा सा खराब होता है किसमें, कंडक्टर में। देखिए अब रेजिस्टेंस क्या है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है, अगर इंसुलेटर में नहीं रहेगा तब वो खराब बात है, बट अगर ये कंडक्टर में आ जाए, जैसे इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है तो इंसुलेटर में तो रहना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विच को ऑन करने जाते हैं, वहां पे अगर इंसुलेटर में आपका रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आपको शॉक मार सकता है, तो वहां पे वो एडवांटेज है कि हमारे पास इंसुलेटर है। बट यही चीज अगर वायर में आ गया जो कि एक कंडक्टर है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो रहा है, किसके चलते, हमारा रेजिस्टेंस के चलते। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे घर में जो एनर्जी हम हमारे एप्लियंसेस को यूज़ करने में लगाते हैं, वो एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो जा रहा है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है कि एक में रेजिस्टेंस घटता है, एक में बढ़ता है। अगला डिसएडवांटेज क्या हो गया कि कंपैरिजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल में क्या होगा, हर एक डिवाइस के आगे स्विच लगा हुआ होता है। अब हर एक डिवाइस के आगे स्विच लगा होता है, इससे क्या होता है, हम पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट सीरीज में ऐसा नहीं है, आप अगर एक को ऑफ करते हैं बाकी सारा ऑफ हो जाएगा। फिर सीरीज में क्या है कि सीरीज में अगर एक डिवाइस खराब हुआ पूरा खराब हो जाएगा। बट पैरेलल में क्या है, हम लोग सबको उसका अपना अपना पोटेंशियल देते हैं और करंट भी अपना ही रहता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक डिवाइस खराब होता है तो बाकी खराब होगा, और एक डिवाइस खराब होता है उससे कोई मतलब नहीं है। पैरेलल में डिवाइसेस सही सलामत काम करते हैं। और आगे एक
न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर वायर स्ट्रेचिंग टाइप क्वेश्चन जो था हमारा। वायर स्ट्रेचिंग क्या बोल रहे हैं कि अगर एक वायर जिसका लेंथ हमारा क्या हो जाता है, एल हो जाता है, उसको स्ट्रेच करके हम लोग क्या कर देते हैं, लेंथ उसका 12 कर देते हैं, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 हो जाता है। बोलेगा चेंज इन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बताइए। तो सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, रेजिस्टिविटी में तो नो चेंज आएगा क्योंकि भाई ये इंटरनल फीचर पे डिपेंडेंट है, ना कि एक्सटर्नल फीचर पे। लेंथ और एरिया पे ये डिपेंडेंट रहता नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन क्या दे सकता है, एक वायर है जिसके इसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ आपका एल दे देगा, वो बोलेगा कि भाई उसको हम 3 इक्वल पीसेस में काट दिए हैं। अब आपको क्या बताना है, वो 3 इक्वल पीसेस को एक बार सीरीज में कनेक्ट कीजिए, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कीजिए और बताइए किसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है किससे। अब आगे आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन में। हाँ, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होता है, दो फॉर्मूला में याद आता है, H=I²RT एंड H=VIT। आपको एक चीज याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, दो चीज होता है। एक तो हो गया आपका वायर के थ्रू हीट का लॉसेस, और एक होता है कुछ डिवाइसेस ही होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर। तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिक यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा पूछ सकता है, पूछा जाएगा, ऐसे पूछ सकता है कि भाई एक वायर है, वायर में पर्टिकुलर टाइम के लिए और कुछ करंट से आपको क्या होगा, उस वायर को दिया गया और उस वायर का रेजिस्टेंस आपको बता दिया जाएगा। पूछेगा बताइए वो हीट कितना लॉस करेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक आयरन का आपको वोल्टेज दे दिया जाए, करंट कितना खाता है और कितना देर तक यूज करता है, तो फिर आपसे पूछेगा वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। और अब आते हैं पावर के ऊपर। तो पावर के ऊपर आपको बेसिकली ये चारों फॉर्मूला आपको आना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे न्यूमेरिकल बन जाए। फिर आगे बढ़ते हैं तो हाँ इस पे न्यूमेरिकल ही आएगा, ये टॉपिक बना ही है न्यूमेरिकल के लिए। और अब आगे आते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब इसमें क्या होता है, इस पे भी दो न्यूमेरिकल है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बनाए थे, तो दो न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है इसमें। दो टाइप का न्यूमेरिकल है। अब होने का तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट क्या है कि यहाँ पे दो टाइप का न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब इस पे क्या हो सकता है, आपसे बोला जाएगा कि एक पर्टिकुलर डिवाइस है जो कि आपको 6 यूनिट का लेता है, आपसे 6 यूनिट का एनर्जी लेता है, और आपके यहाँ आता है कोई इंसान आपसे बिजली का पैसा लेने को। तो क्या होता है, वो बोलेगा हम 2 रुपीज़ पर यूनिट लेकर के आते हैं, पैसा लेते हैं। तो आपसे वो पैसा मांगेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हाँ आता है। और आपको ऐसा भी हो सकता है पहले वो एनर्जी निकालने को दे, फिर उसके बाद आपसे पूछे कि हाँ तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपसे ये पूछ सकता है कि भैया है क्या कि एक पर्टिकुलर डिवाइस है 2 घंटा पर डे के हिसाब से चलता है, और क्या होता है इसमें कि ये 30 दिन तक चलता है, और आप एनर्जी निकालिए, इसका कुछ वोल्टेज वगैरह दे दिया रहेगा, आप एनर्जी निकाल लीजिएगा। एनर्जी निकालिएगा तो आपको आएगा भाई ये एक दिन में 20 यूनिट खर्च करता है, तो 30 दिन में कितना खर्च करेगा, आप इंटू कर दीजिए 600। आपसे अगला बोलेगा कि भाई हम क्या करते हैं कि 5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आपसे पैसा लेते हैं, तो बताइए आपका मंथ के एंड में आपसे कितना पैसा लेंगे, तो हाँ फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो ये था इस पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। बट हाँ कुछ छोटा मोटा एक 1 मार्क क्वेश्चन रह जाता है, जैसे एलॉय यूज या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज। तो यहाँ पे एलॉय को स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो ध्यान सुनेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे चुके थे, यहाँ पे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हाँ इसका जो रजिस्टिविटी जो है, और ये आप रेजिस्टेंस बोलिए, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहता है क्योंकि ये बहुत सारा मटेरियल से मिलके बनता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब बहुत कोई का दिमाग में आता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस पता ही नहीं रहता है क्या होता है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए आपको एक चीज बता दें, अगर मान लीजिए हमारे हाथ में अगर ये 5 kg है और हमारे ये हाथ में 5 kg है, तो क्या हुआ अगर हमको ये डिवाइस एक चीज को लाएं हम अपने राइट हैंड में, तो और हमको इसको नापना है भाई ये कितना है। तो अगर ये 5 kg है ये वाला, तो क्या होगा हम इसे तौलेंगे, तो क्या होगा ये होगा, अगर मान लीजिए इससे कम होगा, ये वाला वैल्यू से कम होगा, तो क्या होगा ऊपर चल जाएगा, अगर भारी होगा तो नीचे चल जाएगा। तो उसी हिसाब से बोलेंगे भाई ये 5 kg से कम है या कम है। बट इनके साथ सोचिए अगर ये 5 kg का वैल्यू ही चेंज होते जाए, हर एक सेकंड में क्या हो जाए
कि 1 सेकंड पहले इसका 5 केजी, अगला सेकंड 8 केजी और उसके बाद 4 केजी शो करे, तो कभी हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू नाप नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट रखे थे 5 किलो जो कि चेंज नहीं हो। तो उसी प्रकार से हम चाहते हैं, उसी टाइप से हम यही चाहते हैं कि हमारा एलॉय को यूज़ करें ताकि रेजिस्टेंस, जिसको हम स्टैंडर्ड रूप से दूसरे स्टैंडर्ड रूप में रखते हैं ताकि दूसरा रेजिस्टेंस का वैल्यूज हमें पता चल जाए, तो एलॉयज को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होता है चेंज नहीं होता है। फिर आगे आएगा एम मीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? भाई एम मीटर को सीरीज में इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पे क्या होता है कि एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई कह लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा करंट जो इसके थ्रू पास हो जाए। और पैरेलल में क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, तो इस कारण से क्या आता है कि भाई नेग्लिजिबल करंट ये ले, नेग्लिजिबल करंट ये ले और आपके जस्ट उस जो जिसके ऊपर भी डिवाइस पे लगा हुआ है उसका ये पोटेंशियल को नाप करके बताएं। तो ये ओवरऑल था इस चैप्टर का ओवरव्यू। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि और बेटर आप इसका अंडरस्टैंडिंग लें तो आप वीडियोस देखिए और ट्राई कीजिएगा थोड़ा थोड़ा 2-2 न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक से बना लीजिए। फॉर एग्जांपल ये वायर वाला न्यूमेरिकल आपको लगेगा कि हम बना लेंगे, बट वहाँ पे जाने पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। फिर आगे जा कर के आपको ये न्यूमेरिकल्स आपको तंग कर सकते हैं कि भाई किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर करंट निकालने को बोल दिया जाए तो वहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल, तो हर एक से अगर आप 2-2 न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस करते हो तो आपको 4 टॉपिक है यहाँ पे न्यूमेरिकल का, तो 8 न्यूमेरिकल आप बनाते हैं। अगर 8 न्यूमेरिकल में से आप डेली 8 टाइप में से आप समझिए एक न्यूमेरिकल डेली बनाते हैं तो हाँ आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिसिटी से एक भी मार्क्स छोड़ के नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।